हेलो बच्चों, आपका स्वागत है यूट्यूब के चैनल कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। आइए आज हम जो पढ़ेंगे, जो धमाका करेंगे, बिलियन का ये दूसरा पार्ट, जिसमें हमने पहले पढ़ाया था मोलरता। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलता। आज हम नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मलता होता क्या है? किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। यानी कि किसी बिलियन का 1 लीटर हो, उसमें कितने तुल्यांक घुले गए हैं, उसी को क्या कहा जाता है? नॉर्मलता कहा जाता है। नॉर्मलता बराबर तुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। किसका आयतन? बिलियन का आयतन लीटर में। तुल्यांकों की संख्या जो होती है वो भार बटा तुल्यांकी भार, यानी पदार्थ विलेय का भार और तुल्यांकी भार से भाग दे देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? तुल्यांकों की संख्या। और आयतन से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे, जो कि लीटर में रख करके, तो हमें नॉर्मलता क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो 1 लीटर बिलियन में अगर जितने भी मोल उपस्थित हैं, जितने भी तुल्यांक उपस्थित हैं, उसको क्या कहेंगे? हम नॉर्मलता कहेंगे। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को करते हैं। फार्मूला ये है, पिछले क्लास में कुछ हम जानकारी आपको बता चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलने पर बिलियन का आयतन 500 मिलीलीटर कर दिया गया। प्राप्त बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इसको हम करेंगे क्या? इसकी नॉर्मलता हमें कैलकुलेशन करनी है। तो जैसा देख रहे हैं, नॉर्मलता बराबर यहाँ फार्मूला विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार। तो विलेय हमारा कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जल में डाल रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का भार कितना है? 0.49 ग्राम। फिर क्या है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? एक हमने टॉपिक पढ़ाया था तुल्यांकी भार। हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, ध्यान से देखेंगे, H2SO4। अगर इसको हम आयनित करेंगे 2H आयन प्लस SO4 आयन। कोई भी अम्ल जितना H आयन देता है, उसके अणुभार में H आयन से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। उसके अणुभार में H आयन से भाग दे देंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार होता है 98, जैसा कि हम करना जानते हैं। और इसमें 2 H आयन दे रहा है, 2 से भाग दे देंगे तो हमें कितना पता चल जाएगा? 49। इसका 49 पता चल जाएगा। तो चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। जैसा कभी हमने बताया, अणुभार में क्या करते हैं? उसके H आयनों से भाग दिया, 49 हो गया। यहाँ पर हम क्या रख देंगे? 49 रख देंगे। आयतन लीटर में, आयतन कितना है? 500 मिलीलीटर है। 500 मिलीलीटर को 1000 से भाग दे देंगे तो किस में बदल जाएगा? लीटर में बदल जाएगा। यानी कि 500 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग देते हैं। तो 1000 से भाग दे दिया गया। तो आयतन कितना आ गया? 1/2 लीटर। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 0.49 और इतना 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अगर इसको हम इससे सॉल्व करें, यहाँ पर हम भाग दें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा 0.01। इसको इससे भाग दे देंगे तो 0.01 आ जाएगा। 2 का क्या कर दें? हम यहाँ पर गुणा कर दें तो ये मान आ जाएगा 0.02। तो नॉर्मलता को हम किस में व्यक्त करते हैं? तुल्यांकों की संख्या, यानी कि तुल्यांक प्रति लीटर। तो यानी कि 0.02 क्या आ जाएगा? तुल्यांक प्रति लीटर। इस तरीके से हमें विलेय पदार्थ का भार पता हो, तुल्यांकी भार पता हो, आयतन पता हो, तो हम आराम से ज्ञात करते रख सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का भार कितना दिया गया था? एक बार फिर समझ लेते हैं, 0.49। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अम्ल का तुल्यांकी भार मैंने निकालना बताया था, एक टॉपिक तुल्यांकी भार का देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम समझा भी रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयनित करेंगे, इस तरीके से आयनित होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार 98 होता है। और 2 से क्या करेंगे? जितना कोई भी अम्ल जितना H आयन देता है, उतने से भाग दिया जाता है। उसका तुल्यांकी भार क्या हो जाता है? हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमने 2 से भाग दिया 49, तो यहाँ पर मान हमने 49 रख दिया। आयतन कितना है? 500 मिलीलीटर। 500 में 1000 से भाग देंगे तो आयतन लीटर में बदल जाए 1/2। तो यहाँ पर 1/2 हमने लिखा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.01 आएगा। और 2 का गुणा कर देंगे तो 0.02 तुल्यांक प्रति लीटर आ जाएगा। इस तरीके से और समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और आगे हम क्या करते हैं? बढ़ते हैं। तो चलिए आइए कुछ नया एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए तो आइए दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। 0.4 ग्राम NaOH कास्टिक सोडा, 0.4 ग्राम कास्टिक सोडा को जल में घोलने पर 250 मिलीलीटर विलयन
प्राप्त हुआ। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो विलय यहाँ पर क्या है, NaOH कास्टिक सोडा है। आयतन हमें यहाँ पर पता है, तो फार्मूला हमारे पास नॉर्मलता का क्या है, विलय का भार बटे तुल्यांकी भार आयतन लीटर में। तो यहाँ पर हम नॉर्मलता का कैलकुलेशन कर लेते हैं। नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलय का भार कितना है, 0.4 ग्राम है। तुल्यांकी भार कितना होगा, अभी हमने बताया अगर हम कास्टिक सोडा का आयनन करेंगे तो ये Na आयन प्लस क्या होगा, OH आयन होगा। किसी भी क्षार का अगर हम तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे तो क्षार का अणु भार, तो कास्टिक सोडा का अणु भार 40 होता है, और जितना OH आयन होगा, अम्ल होगा तो H आयन से भाग देंगे, क्षार होगा तो OH आयन से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा। कास्टिक सोडा का तुल्यांकी भार कितना हो गया 40, और एक वीडियो हमने बनाया है तुल्यांकी भार का, वहाँ से भी हम आप देख सकते हैं। तो ये बटा कितना हो गया 40 हो गया। आयतन कितना 250 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए कितने से भाग दिया जाता है, 1000 से भाग दिया जाता है। जब 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 लीटर आ जाएगा। तो आयतन यहाँ पर कितना हो गया 1/4। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 0.4/40 और 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 4 से 4 काटें, 4 एक नम 4 और 4 दहमा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसको और अगर हम आगे हल करें तो ये कितना है 0.4 बटा कितना है, ये 10 होगा। अगर इस दशमलव को हटाएं तो नीचे कितना बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 4 बटा कितना हो जाएगा 100, और 100 से 4 में क्या करेंगे, भाग देंगे। आइए यहाँ पर हम कर लेते हैं ऊपर की तरफ समझने के लिए। ये क्या हो जाएगा 4/100 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा 0 बढ़ जाएगा, और 100 से इसमें भाग देंगे तो 0.04 तुल्यांक प्रति लीटर। 0.04 यहाँ पर हम लिख सकते हैं तुल्यांक प्रति लीटर। तो इस तरीके से कास्टिक 0.4 ग्राम कास्टिक सोडा अगर 250 मिलीलीटर जल में घोल देंगे तो हमें वैल्यू कितना हो जाएगा, इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए कुछ उदाहरण की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे और इसको हम और क्लियर करेंगे। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ उदाहरण के साथ। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। N/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन के 250 मिलीलीटर बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। यानी कि 250 मिलीलीटर सोडियम कार्बोनेट का विलयन अगर बनाना हुआ और उसकी नॉर्मलता कितनी हो 1/10 हो, तो कितना सोडियम कार्बोनेट की मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि इस बार हमें भार ज्ञात करना है। N/10 का मतलब नॉर्मलता को N से दिखाते हैं, तो मतलब नॉर्मलता कितनी दी गई 1/10। तो नॉर्मलता कितनी है 1/10, तो नॉर्मलता की जगह हम कितना रखेंगे 1/10। भार हम मान लेते हैं कि क्या है, W है, हमें नहीं पता है। तुल्यांकी भार सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट को अगर आयनित करें तो सोडियम कार्बोनेट इस तरीके से आयनित होगा। साल्ट का तुल्यांकी भार याद करने के लिए साल्ट का अणु भार, तो सोडियम का कार्बोनेट का अणु भार 106 हो जाएगा। और जितना धन आयन या ऋणायन होगा, 2 × 2 2 धन आयन या 2 ऋणायन, उसकी संयोजकता कह सकते हैं, भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और ये कितना आ जाएगा तुल्यांकी भार 53 आ जाएगा। तो अम्ल होगा तो H आयन से भाग देंगे तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए अणुभार में। OH आयन यानी कोई क्षार होगा तो तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए अणुभार में OH आयन से भाग देंगे। लेकिन कोई साल्ट होगा, ये सोडियम कार्बोनेट साल्ट है, उसमें उपस्थित धन आयनों या ऋण आयनों की संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तुल्यांकी भार कितना आ गया इसका 53 आ गया। आयतन कितना है 250 मिलीलीटर। 250 में 1000 से भाग दे देंगे तो 1 कितना जाएगा 4 लीटर। तो ये लीटर में बदल जाएगा और ये हो जाएगा कितना 1/4। अब इसको सॉल्व करना है तो ये जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो W कितना हो जाएगा 53 बराबर क्या हो जाएगा 1/10 गुणते 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। W का अगर मान ज्ञात करना है तो 53 जहाँ क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा, 53/10 गुणते कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 10 से इसको इसमें हम भाग दें तो कितना मान आ जाएगा 5.3 आ जाएगा, बटा कितना होगा 4। अब 4 से भाग लगाएंगे तो 4 × 4, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, 1 बचेगा फिर 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 5 20। यानी कि 4 से अगर इसमें हम भाग लगाएंगे तो 1.325 ग्राम क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इस बार प्रश्न में क्या पूछा गया, भार पूछा गया। तो भार पूछा गया तो हमने भार W मान लिया। तुल्यांकी भार कितना आया 53, अभी हमने आपको बताया कैसे है।
आयतन लीटर में रख देना है 250 मिलीलीटर को। तो हमें भार ज्ञात करना था, इस तरीके से ये जाके यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास 1/10 गुणते 1/4 हो जाएगा। 10 से इसको भाग देंगे तो 5.3 आ जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 1.325 ग्राम हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम नार्मलता की गणना ज्ञात कर सकते हैं, यानी नार्मलता ज्ञात कर सकते हैं, और नार्मलता अगर हमें पता होगा तो भार की भी गणना हम आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगले वीडियो में इसमें हमें एक पार्ट और बचा है, मोल प्रभाज और मोललता, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और यानी कि आपको देंगे। तो आइए अगले क्लास में मिलते हैं एक नए धमाके के साथ। वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगले बार नए क्लास में नए धमाके के साथ मिलते हैं।